आपने स्पीकर के लिए कहा कि वह विपक्ष को भी प्रस्तावक होना जरूरी है। साथ साथ ये भी निकलता है कि जो विपक्ष का वो विश्वास जीतते हैं तो विपक्ष वहां स्पीकर के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारता। ये भी एक बड़ी स्वस्थ सी परंपरा है। ये क्या है सर? इसको थोड़ा सा हमारे जी जी दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, जब एक बार कोई स्पीकर जीत जाता है, चुनाव चुनाव तो चुनाव की तरह से होता है। और वो जब जीत जा, बल्कि एक और चीज आपकी बात पूरी करने से पहले, उस आपकी बात का जवाब देने से पहले, जब स्पीकर का चुनाव होता है तो ये परंपरा है कि उसको एक तरह से घसीट कर चेयर तक ले जाया जाता है। वो ये दिखाता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जज बनना चाहता। वो जो है, जैसे हमारे लखनऊ में होता है कि भाई बहुत आप शिष्टाचार दिखा रहे, नहीं 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 नहीं। तो इस तरह से, और उसके उसके पीछे कहानी ये है कि स्पीकर जो है ये राज परिवार का या ब्रिटेन के राजा या रानी का एक तरह से एजेंट माना जाता था, और उसकी बात वो रखने के लिए कहता था, और उसको बार बार सफाई देनी पड़ती थी संसद में सांसदों को, और राजा या रानी को सफाई देनी पड़ती थी। कोई अगर सांसद अपने समय से ज्यादा ले रहा है और अपनी बात ठीक से नहीं रख रहा है, या समय पर नहीं पहुंचा, जैसे मंत्री अगर उसका बयान है और नहीं पहुंचा तो उसके फटकार लगाता है। प्रधानमंत्री तक को फटकार लगाई जा चुकी है। मैं कोई एक उदाहरण तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि आपको ये भय नहीं है, ये दरअसल सम्मान है, और ये सम्मान जो है संसद के अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान है। और वो उस परंपरा का सम्मान है कि जो इतने वर्षों से चली आ रही है। सर, जो आप वहां प्रधानमंत्री जी संसद में जिस तरीके से जवाब का सिलसिला होता है, हम तो हिंदुस्तान में देखते हैं कि बड़ी जो बहुत इशू है, ऐसे इश्यूज है जिसपे बोलना चाहिए, मौन साधने की बात होती है, सब पे आरोप लगे हैं। पूर्ववर्ती सरकार हो, ये सरकार है, सब पे लगे हैं। वहां क्या प्रक्रिया, क्या प्रणाली? वहां कहते हैं कि वहां तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी का दिन फिक्स होता है कि वो उस दिन फ्री फॉर ऑल जैसा कुछ स्थिति है कि वो सवालों के जवाब और जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करना। क्या स्थिति है सर? वो उसके बारे में वो असल में जैसे हमारे यहाँ 0 आवर है, इसी तरह से वो क्वेश्चन आवर। हमारे यहाँ 0 आवर तो अब लगता है खत्म ही हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आवर होता है। इस क्वेश्चन आवर में 12 से 1 के बीच में, वहाँ पर विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर वो लीडर ऑफ ओपोजिशन ही उसको सवाल पूछता है, और प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, और प्रधानमंत्री ही उसमें होता है, लेकिन उसमें बाकी लोग भी जुड़ते हैं। उसमें विपक्ष के लोग भी सवाल पूछते हैं, आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोग सवाल पूछते हैं, और बहुत सारे केसेस में जो है एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका विरोध भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष की 18वीं लोकसभा आकार ले चुकी है। यह लोकसभा भी 16वीं और 17वीं लोकसभा की तरह ही है। सदन में नेता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत कुछ नहीं बदला है, लगभग मोदी 2 की तरह ही स्थितियां हैं। स्पीकर पद पर ओम बिरला जी की ताजपोशी हुई है और लगातार दूसरी बार वे इस पद पर आसीन हुए हैं। और कुछ जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में मोदी 1 और मोदी 2 की तुलना में मोदी 3 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष पद को तरजीह मिली है, मान्यता मिली है। और साथ साथ इस बार विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है। 230 प्लस की संख्या विपक्ष की है। और जो अभी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जिस तरीके से शुरुआत हुई है, 4 दिन हुए हैं, और विपक्ष ने जो आक्रामकता दिखाई है, वो अपने आप में बयां करती है कि जो इसके पहले होता रहा है, जो मोदी 1 या मोदी 2 में, इस बार विपक्ष उसे टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि जो ओम बिरला जी हैं, उनका यह दूसरा कार्यकाल है, लेकिन जो पहला कार्यकाल था उसकी चर्चा, उसकी गूंज बहुत हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष को बुलडोज किए जाने को लेकर स्थितियां सामने आई थी, या विपक्ष का
उन्हें ना सुनना, उनकी अनदेखी करने जैसी स्थितियां थीं, वो शायद इस बार विपक्ष कतई टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। और ये दिखा है अभी जो सदन या सत्र की शुरुआत हुई है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। कुछ अंतर हैं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय जो प्रणाली है उसमें। मूल जो अंतर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो प्रणाली है वो राजतंत्रीय व्यवस्था के तहत चल रही है, तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। मैं यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर चाहे वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली हो या हमारी जो व्यवस्था है, दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। और भारतीय संसदीय प्रणाली या व्यवस्था रही है उसकी मिसालें भी खूब दी जाती रही हैं। लेकिन बीते एक दशक में जो कुछ हुआ है उसके बाद कुछ डेंट्स भी लगे हैं और साथ साथ कुछ आक्षेप आरोप भी लगते रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश संसदीय जो व्यवस्था है वहां पीठासीन अधिकारी का रोल बड़ा अहम माना जाता है और उसको जिस तरीके की एक वो मिली हुई है, मान्यता मिली हुई है, वो अलग है। भारत में अलग व्यवस्था है, लेकिन उसके उदाहरण बार बार प्रस्तुत किए जाते हैं। वहां जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी अपनी एक जो शैली है, उसको जिस तरीके से मान्यता है उसकी भी मिसालें दी जाती हैं। तो जो अभी सब कुछ भारत में चल रहा है, और बात जब होती है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तुलनात्मक बात होती है, तो हमने कहा क्यों ना आज एक खास मेहमान से बात की जाए। और वो मेहमान बेहद खास इसलिए होते हैं कि वे लंदन से हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हम उनको पहले जोड़ेंगे, उनको जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नरेश कौशिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत करूंगा सबसे पहले। और मैं आगे बढ़ने के पहले जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, उनको जरूर बताना चाहूंगा, हमें गर्व है आप भारतीय मूल से हैं श्री नरेश कौशिक साहब। और वे 42 सालों से यूनाइटेड किंगडम में है और बीबीसी से जुड़े रहे हैं। 4.5 दशक से ज्यादा का आपका पत्रकारिता का अनुभव। हिंदुस्तान में दिनमान जो एक बहुत ही महती पत्रिका होती थी, जिसकी एक अलग गूंज, एक धमक होती थी, उससे आपने अपना कैरियर शुरू किया है, उसमें रहे, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन बीबीसी में आपका दीर्घ अनुभव और साथ साथ अभी बीते वर्ष ही आपने बीबीसी को अलविदा कहा है। और इस समय आप दुनिया की जो 250 साल पुरानी एक न्यूज एजेंसी एपी, एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी, जो दुनिया भर में अपने विश्वसनीयता प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है, उसके आप इंटरनेशनल एडिटर हैं। और साथ साथ मैं अपने दर्शकों को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि 2019-20 में श्री नरेश कौशिक साहब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और लंदन में सेटल्ड हैं ही। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आपका बहुत सबसे पहले आभार जताऊंगा कि आपने हमारे लिए बेहद कीमती वक्त निकाला। सर, जो बात हिंदुस्तान में इस वक्त हो रही है, जो चर्चाएं हैं, खासकर जो स्पीकर पद है या जो इस सरकार है, इससे जुड़ा जो कुछ भी चल रहा है, मोदी 3, फिर मोदी 3 में स्पीकर पद पर पुनः ओम बिरला जी की जो उनकी ताजपोशी होना। लेकिन वो बात जो बार बार होती है कि अब निष्पक्षता और तमाम, और चूंकि हम ब्रिटिश जो संसदीय प्रथा प्रणाली उससे कहीं तुलना करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस जगत भारत को जो ये तीसरा मोदी 3 है या जो और साथ साथ हो रहा है, उस पर पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं और आगे बात करूंगा। नरेश सर, देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मैं एक छोटा सा सुधार करना चाहूंगा। वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी भारतीय पत्रकारों का जो संघ है भारत में, उसका मैं अध्यक्ष था। वो इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो ब्रिटेन में रहकर रिपोर्टिंग करते हैं भारत के लिए, वो एक उनका एक संघ है, उसका मैं 1 साल अध्यक्ष था। अभी भी मैं उससे जुड़ा हूं, लेकिन मैं उसके किसी पद पर इस समय नहीं हूं। तो सबसे बड़ी जो बात है, भारत को लेकर दुनिया में एक आशा की तरह से भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र अभी तक, जब से आजादी मिली है तब से बना रहा है। और
अगर ये मैं कहूँ कि जिन देशों ने ब्रिटेन से आज़ादी ली थी, उसमें आप अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे श्वेत देशों को छोड़ दें, तो ऐसा भारत ही अकेला है जहाँ पर कभी वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ। सिर्फ आप इमरजेंसी के वो 19 महीने की बात कह सकते हैं, जब लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया था इंदिरा गांधी ने। उसके उसके बाद से अब कितने ही आप इस सरकार पर आरोप लगाएं और ये कह सकते हैं कि कुछ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ कमी आई है, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया ये कोई कहने को तैयार नहीं है। और ये पिछला जो चुनाव है उसके नतीजे इस बात का जो है एक तरह से उदाहरण है। ये सिद्ध करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अभी भी जिंदा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में एक भारत को एक अच्छी तरह से देखते हैं। और भारत जो है एक फ्यूचर है दुनिया के लिए। और क्योंकि हम जो यहाँ जो पश्चिमी देश तो अब अपने चरम पर पहुंच गए हैं, लेकिन भारत तो अभी युवा ही है। भारत को अभी आजाद हुए को 75 साल हुए हैं, 76 साल हुए हैं, तो भारत तो अभी और आगे बढ़ना है। और बहुत सारी जो त्रुटियां हैं, मैं समझता हूं कि भारत एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और वो त्रुटियां धीरे धीरे दूर होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चिंताएं नहीं हैं, और चिंताएं बहुत गंभीर हैं। और जो लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट का बहुत बड़ा स्थान होता है, और पार्लियामेंट में स्पीकर तो एक तरह से रिंग मास्टर होता है, वही संसद चलाता है। और उस तरह से भारत में जो स्पीकर की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कुछ कमजोर होती दिख रही है। वो निष्पक्ष जैसा होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने कहा कि वो निष्पक्ष नहीं यही दिख रहा है, जबकि हमने कहा भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक खूबसूरती थी, उसकी मिसालें भी दी जाया जाया करती थी। लेकिन अब जो हुआ है, खासकर जो आपने उसको स्पष्ट भी किया, इसमें सुधार की गुंजाइश अभी हम ये देख रहे थे कि जब चुनाव के दौरान में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट संसदीय व्यवस्था में सुधार को लेकर किए जाने की बात कही गई। हालांकि सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस, विपक्ष में है, और अब जो उसके एक प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी जी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इन सब हालातों के बीच क्या कुछ गुंजाइश आपको नजर आती है कि यहाँ क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो उन्होंने बातें कही थी? और इसमें ये सवाल इसलिए भी कि ब्रिटिश जो संसदीय व्यवस्था में कई सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं जो कहा था वो परिलक्षित होती दिखती थी। जैसे कि एक विपक्ष का पूरा दिन होगा यदि हम सत्ता में आते हैं। मैंने जो अध्ययन किया उसमें मैं पाता हूं कि ब्रिटिश में तो व्यवस्था है कि वहां बाकायदा विपक्ष के लिए हर सत्र में पूरे पूरे दिन होते हैं, शायद 20 दिन का एक पूरे का पूरा वो विपक्ष के लिए होता है, जिसमें 17 दिन मुख्य जो प्रतिपक्ष को मिलता है और बाकी जो द्वितीय जो दूसरे नंबर का विपक्ष है उसको 3 दिन मिलते हैं। क्या कुछ व्यवस्था है सर, वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पीकर की जो व्यवस्था है ये बता दूं। यहाँ जी। पर स्पीकर जो है निष्पक्ष होता है, और ये निष्पक्ष उसके भारत यहाँ ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर सभी कुछ परंपरा से चलता है, और परंपरा यही है कि ब्रिटेन का जो 400-500 साल का जो इतिहास है, यानी 1377 में पहली बार स्पीकर नियुक्त हुआ था। उससे पहले पार्लियामेंट थी, लेकिन पार्लियामेंट की अध्यक्षता कोई भी कर लेता था। और कुछ कई सौ सालों में ये व्यवस्था काफी धीरे धीरे मजबूत हुई है। और इसमें चुनाव जरूर होता है, और चुनाव में इसमें 10 से 12 से 15 सांसद इसमें हिस्सा 12 से सांसद लोगों को प्रस्तावित करना पड़ता है एक किसी स्पीकर के कैंडिडेट को। और उसमें 3 जो प्रस्तावक हैं वो विपक्षी होने चाहिए, यानी सिर्फ जो है सत्तारूढ़ दल नहीं कर सकता। और सर। उसके बाद में जब ये चुनाव हो जाता है, तो चुनाव के बाद में ये स्पीकर अपनी पार्टी छोड़ देता है। मतलब पार्टी तो तभी छोड़ देता है जब वो स्पीकर का कैंडिडेट होता है, तो वो फिर पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहता, पार्टी का स्पीकर नहीं होता। उसके बाद वो जब चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी का कैंडिडेट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ता, वो स्पीकर के लिए दोबारा वोट डालता है, क्योंकि वो
संसद का सदस्य है तो उसे बाद में लोगों के पास जाके फिर से उसको निर्वाचित होना है, तो इसलिए वो जाता है, लेकिन वो स्पीकर के तौर पर, जैसा मैंने कहा। इसी तरह से बाद में जब वो चुनकर आता है तो उसको फिर उसको ये इच्छा प्रकट करनी होती है कि क्या वो फिर से स्पीकर बनना चाहेगा। अगर वो कहे हाँ, तो उसके लिए जो है कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, लेकिन मतदान होता है और मतदान में फिर उसको एक तरह से चुन लिया जाता है फिर से। और जो इस समय जो स्पीकर हैं ब्रिटेन में, वो जो हैं लेबर पार्टी के हैं, लेकिन 2019 में जब आए थे तब तो सत्तारूढ़ दल में टोरी पार्टी की सरकार थी। इसी तरह से 1992 में जो पहली ब्रिटेन की जो महिला स्पीकर थी, बैटी बोथरोइड, वो भी लेबर पार्टी की थी और उस समय भी कंजर्वेटिव सरकार थी। यानी भारत में तो हम सोच ही नहीं सकते कि विपक्ष का कोई सदस्य क्या स्पीकर बन सकता है, और स्पीकर अगर बन जाए तो वो फिर क्या अपनी पार्टी के प्रति उसका क्या दायित्व नहीं रहेगा या उसकी वफादारी नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, यहाँ जो स्पीकर है उसकी वफादारी जो है सिर्फ संसद के प्रति होती है, या वो अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर आता है उसके लोगों को की सेवा करना भी उसका काम है। लेकिन वो एक संसद सदस्य की हैसियत से, लेकिन संसद चलाना उसका काम है। और ये अपने आप में परिपाटी, ये सब यहाँ पर पार्टियां, ऐसा नहीं है कि यहाँ संसद, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्पीकर पर आरोप लगे हैं, और कई बार ये भी हुआ है कि स्पीकर बिल्कुल निर्विरोध नहीं चुना गया, उसमें कुछ और कैंडिडेट हुए, लेकिन ऐसा कम हुआ है। ज्यादातर ये बात जो है परिपाटी ऐसी रही है कि इसमें लोग निष्पक्ष होते हैं और उसके बाद में वो सिद्ध करते हैं कि वो वाकई दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और संसद को बिल्कुल जो है किसी विवाद के बिना चलाते हैं। आमतौर पर बड़ा बिरला होता है कि किसी आप स्पीकर पर निष्पक्षता पक्ष लेने का आरोप लगाएं। और तरह के आरोप लग सकते हैं कि आपने संसद ठीक से नहीं चलने दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने किसी पार्टी का साथ दिया। और जब यहाँ पर बहस होती है तो उसमें स्पीकर हिस्सा नहीं ले सकता, और जब उसको वोट डालना होता है, जबकि टाई अगर हो पाए किसी एक उस पर, तो टाई अगर हो जाए तो दोनों यानी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट डालें तो वो एक अपना वोट डाल सकता है। लेकिन वो वोट जो है किसी एक उस प्रस्ताव को जिताने के लिए नहीं, वो ये कहता है कि नहीं, आप अब इस पर फिर से बहस कीजिए। तो मतलब इसके बाद भी वो जो है निष्पक्षता बरतता है। तो ये मैं समझता हूं कि भारत के दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि किस तरह से ऐसी परिपाटी ब्रिटेन में चल रही है जो कि जिसका भारत ने जो है अनुपालन किया है, लेकिन ठीक से नहीं किया। और अब जो है, अब जो आप ओम बिरला जी हैं, अगर आप को याद होगा कि पिछले जो उनका जो कार्यकाल था पिछली संसद में, उसमें उन्होंने कई बार जो वोट होते थे, तो कई बार वो मैंने देखा कि वो जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी तरफ देखते भी नहीं थे और कह देते थे कि मेरे विचार से मतदान इस प्रस्ताव के पक्ष में हुआ है। जो मैं समझता हूं कि जो आप, अब तो 24 आवर टेलीविजन है भाई, सब दिखता है, तो इसका ये मुझे नहीं लगता कि, और बहुत से लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, लेकिन ये मैं समझता हूं कि स्पीकर का दायित्व है कि वो ना केवल निष्पक्ष हो बल्कि वो निष्पक्ष दिखे। और जहां तक आपने वो राहुल गांधी जी की बात की, देखिए, आप जब विपक्ष में होते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं। असल में यह है कि जब आप सत्ता में आते हैं तब आप क्या करते हैं। और ये अगर आप कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो और पार्टियां हैं जहां उनकी सरकारें चल रही हैं, अगर वो कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो उनको वहां से लाके सिद्ध करना होगा कि देखिए, हमने यहाँ पर स्पीकर को एकदम निष्पक्ष किया है। वहां पर हम जो है विपक्ष की उतनी बात सुनते हैं जितनी हम चाहते हैं कि विपक्ष की बात संसद में सुनी जाए। तो जब तक ये नहीं होगा, और इसके पीछे देखिए, ये बहुत जरूरी है जो ब्रिटेन में है, ये आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये तभी होगा।
और इसमें मुझे तो लगता है कि कभी-कभी अपने पर भी पार्टी को विश्वास नहीं होता, और ये बात मैं भारत की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के बारे में कहता हूं कि उनको डर रहता है कि कहीं कुछ हमने अगर किसी विपक्ष के आदमी को स्पीकर बना दिया या उनके किसी बात को कर दिया, तो फिर शायद हमारी जमीन ना घिसक जाए, तो उस वो ढह ना जाए। तो ये सर। बात बहुत जरूरी है कि इस तरह से। और देखिए ब्रिटेन की जहां प्रणाली की बात की, जब यहाँ मंत्री कोई बोल रहा होता है, या विपक्ष का भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, तो उसको दूसरी पार्टी के लोग रोकते टोकते नहीं है, सिर्फ स्पीकर ही रोक सकता है। जिसका उसको टाइम दिया है उस टाइम के अंदर अंदर उसको वो बात कहनी होती है। तो कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है बात करने के लिए, तो जो बोल रहा होता है, जैसे मंत्री है, उसने देखा कि कोई विपक्ष का व्यक्ति खड़ा हो गया बोलने के लिए, बोल नहीं रहा है लेकिन खड़ा हो गया है, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस व्यक्ति को बोलने का मौका देता हूं, और वो फिर मंत्री बैठ जाता है। और इसी तरह से विपक्ष का कोई अगर नेता बोल रहा होता है और सत्तारूढ़ का बोलना चाहता है, तो वो फिर विपक्ष का आदमी बैठ जाता है और सत्तारूढ़ के व्यक्ति को बोलने देता है। तो ये दोनों तरफ से विश्वास चलता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाते, एक दूसरे के खिलाफ वो जंग नहीं लड़ते हैं वैचारिक, वो बिल्कुल जरूरी है। और भारत की संसद में भी होता रहा है। भारत की संसद में तो एक से एक विरले वक्ता रहे हैं। यस सर। स्वयं नेहरू जी बड़े अच्छे वक्ता थे, जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे वक्ता थे, जो राहुल गांधी के दादाजी हैं फिरोज गांधी, वो तो अपनी जी सरकार को घेर लेते थे। अब इस सर। तरह की बातें तो दुर्लभ हो गई हैं। मधुलिमय, जी जॉर्ज जी फर्नांडिस, ये सर। कितने अच्छे वक्ता होते थे। प्रकाशवीर शास्त्री, मतलब सर। आज की पीढ़ी को तो ये नाम भी याद नहीं होंगे। तो मैं सर। समझता हूं कि इस तरह के लोग, और स्पीकर ऐसा नहीं है जैसे मुझे याद है कि संगमा जी बहुत अच्छे स्पीकर थे। वो बिल्कुल। वो जो है दोनों पक्ष की बात रखते थे। नहीं, जीएम 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 बालयोगी जी ने अवसर दिया था, वो जी, एक जीएम वोट से सरकार बालयोगी का भी गिर बड़े जाना। अच्छे थे। और जी इसी जी तरह से जो जनता दल की सरकार के दौरान जो मैं समझता हूं कि जब आई के गुजराल शायद थे प्रधानमंत्री, तो जो जी। कम्युनिस्ट जो नेता थे, वो वो तो उनकी उनका नाम पार्टी। सोमनाथ सोमनाथ चटर्जी। वो सोमनाथ जी जी चैटर्जी ने कितना अच्छा चलाया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अच्छे स्पीकर्स की मिसाल नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मैं समझता हूं ये मामला सिर्फ स्पीकर का नहीं है। जो जिस तरह से हमारे यहाँ राजनीति का जो क्षय हो रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये दरअसल आप किसी एक व्यक्ति पर दोष नहीं दे सकते। ये पूरी जो पार्टियां हैं, इनको अपने गिरबान में झांकना होगा। इनको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे विपक्ष अच्छी तरह से व्यवहार करे, तो आपको विपक्ष का आदर करना होगा, और यही विपक्ष को सोचना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप विपक्ष सरकार, आपके लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग आप के साथ सम्मान से बात करें, तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। और ये बात जो है, पिछले देखिए ये 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता थे, तब भी इसी तरह की बातें होती रही हैं। और अगर आपको याद हो, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो सुषमा स्वराज जी तो कितना, और अरुण जेटली कितना विघ्न डालते थे। तो बिल्कुल। आज जो है, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि देखिए कोई जो है, आप सरकार को कि आप सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई आप भी तो नहीं चलने देते थे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ने गलत किया, बीजेपी के लोगों ने गलत किया, तो आप भी उसी तरह इसी पार्टी से संसद ना चलने दें। तो क्योंकि लोगों ने आपको भेजा है अपनी बात उठाने के लिए, और अगर आप अपने क्षेत्र की बात नहीं उठाते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं। और मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं, या सर। ब्रिटेन की संसद में जब स्पीकर किसी सदस्य को कहता है बोलने के लिए, या स्पीकर खड़ा होता है, तो वो उसका नाम नहीं लेता है, वो उसके संसदीय क्षेत्र का नाम लेता है। अब जैसे क्या हम सोच सकते हैं कि रायबरेली के सांसद जो है अब अपनी बात कहेंगे, सर। या लखनऊ सर। के सांसद अपनी बात कहें, लेकिन मंत्रियों की बात जरूर है, लेकिन वो फिर मंत्री का नाम लेते हैं। कहते हैं कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या जी डिफेंस मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सर। कहेंगे।
लेकिन वो उनका नाम नहीं लेंगे। अगर नाम लेना तो उनके संसदीय क्षेत्र का नाम लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ये बहुत जरूरी है समझना कि आपकी जो पहली जिम्मेदारी है वो उस जनता के प्रति है, वो उस चुनाव क्षेत्र के प्रति है जिसने आपको भेजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। इसमें एक चीज़ और निकल कर हम जो अध्ययन किए हैं या हम पढ़ते रहे हैं, जो पाते रहे हैं, उसमें ये भी निकल कर आता है कि आपने स्पीकर के लिए कहा कि वह विपक्ष को भी प्रस्तावक होना ज़रूरी है। साथ-साथ ये भी निकलता है कि विपक्ष का वो विश्वास जीतते हैं, तो विपक्ष वहाँ स्पीकर के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारता। ये भी एक बड़ी स्वस्थ सी परंपरा है। ये क्या है सर? इसको थोड़ा-सा हमारे जी, जी, दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, जब एक बार कोई स्पीकर जीत जाता है, चुनाव चुनाव तो चुनाव की तरह से होता है, और वो जब जीत ज बल्कि एक और चीज़ आपकी बात पूरी करने से पहले, उस आपकी बात का जवाब देने से पहले, जब स्पीकर का चुनाव होता है, तो ये परंपरा है कि उसको एक तरह से घसीट कर चेयर तक ले जाया जाता है। वो ये दिखाता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं जज बनना चाहता। वो जो है, जैसे हमारे लखनऊ में होता है कि भाई बहुत आप शिष्टाचार दिखा रहे, नहीं, 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 नहीं। तो इस तरह से, और उसके उसके पीछे कहानी ये है कि स्पीकर जो है ये राज परिवार का या ब्रिटेन के राजा या रानी का एक तरह से एजेंट माना जाता था, और उसकी बात वो रखने के लिए कहता था, और उसको बार बार सफाई देनी पड़ती थी संसद में सांसदों को, और राजा या रानी को सफाई देनी पड़ती थी। जो है अब कि भाई देखिए, आप तो हमारे वो हैं। और जब संसद का चुनाव, जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है, तो उस पर स्वीकृति की मोहर आज भी राजा की लगती है, या जब एलिजाबेथ रानी महारानी थी तो उनकी लगती थी। तो लेकिन ये बात आपने जो पूछी, ये बहुत जरूरी है समझना कि जब ये स्पीकर चुनाव क्षेत्र में जाता है, क्योंकि वो किसी पार्टी का सदस्य तो रह नहीं जाता। अपनी पार्टी तो वो जब चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव में जीत जाता है, तो पार्टी तो छोड़ देता है। वो उस पार्टी का अब सदस्य नहीं रहा है, अब वो निष्पक्ष हो गया है। तो जब वो चुनाव लड़ता है तो एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर लड़ता है, और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं, वो स्पीकर ही कहता है अपने को कि मैं स्पीकर का के तौर पर अपना चुनाव फिर से लड़ रहा हूं। और उसका सम्मान रखने के लिए जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। ये परंपरा का ही हिस्सा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून है, लेकिन ये परंपरा है। और इस परंपरा का एक दो बार उल्लंघन हुआ है। कुछ लोग कभी कभी लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि कई सौ साल पुरानी ब्रिटेन की संसद की ये परंपरा है। और इसमें जो है ये वही बात है कि आप स्पीकर के पद का सम्मान कर रहे हैं, और उस सम्मान को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए, स्पीकर को भी अपने सांसदों का सम्मान करना चाहिए, जो करता है यहाँ ब्रिटेन में। बिल्कुल। सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहेंगे हम दर्शकों को। आप बताइए कि स्पीकर का बड़ा भय होता है, मतलब वो जो पीठासीन अधिकारी वो हैं, उनकी जो भूमिका है, न्याय की जो एक वो पूरी की पूरी मूर्ति कहलाते हैं। तो वहां हमने ये भी पाया कि सत्तारूढ़ दल को भी डांट लगा देना, फटकार लगा देना, मतलब जो गलत है उसमें ये नहीं है। और हमारे यहाँ तो यही आक्षेप या आरोप बार बार लगता है कि उनकी निगाह विपक्ष की ओर ही होती है। जब हम अभी देख रहे थे, जब उनको चुना गया था पुनः, तो ये कहा गया था कि भाई आपका इशारा जो है, कि आपका इशारा हो, किसी और के इशारे पे सदन ना चले और समान रूप से हो। तो वो क्या स्थिति है सर? ब्रिटेन या ब्रिटिश जो संसद है वहां, जो हमने वो भी शायद एक कई किस्से ऐसे हैं जहां मंत्रियों को फटकारा गया है, डांटा गया है, प्रधानमंत्री जी तक को कहीं ताकीर दी गई है शासन दी। हम तो यहाँ हिंदुस्तान तो कल्पना ही नहीं हो सकती। कुछ एक आध उदाहरण के साथ सर कुछ आप बताएं तो बड़ी दर्शकों के लिए जानकारी अच्छी होगी और हमें भी एक ज्ञान बढ़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा अक्सर होता है कि कोई अगर सांसद अपने समय से ज़्यादा ले रहा है और अपनी बात ठीक से नहीं रख रहा है, या समय पर नहीं पहुंचा, जैसे मंत्री अगर उसका बयान है और नहीं पहुंचा तो उसके फटकार लगाता है। प्रधानमंत्री तक को फटकार लगाई जा चुकी है। मैं कोई एक उदाहरण तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि आपको ये भय नहीं है, ये दरअसल सम्मान है। और ये जी जी। सम्मान जो है संसद के अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान है, यस। और जी। वो उस परंपरा का सम्मान है
कि जो इतने बरसों से चली आ रही है, और उस परंपरा को यहाँ ब्रिटेन में तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि इनको ये लगता है कि देखिए, ब्रिटेन की संसद को पूरी दुनिया एक उदाहरण के तौर पर देखती है। और हम आज भी अगर 4 पीएम में इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसकी तरफ भारत के लोग सोचते हैं कि देखिए, क्या हम वहीं से तो हम निकले हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली हमने अपनाई है, लेकिन हमने ये बहुत सारी चीजें हमने नहीं अपनाई, और जो अपनाई थी जो संसद में उसी तरह से अच्छी अच्छी बहसें होती थी, अब नहीं होती हैं। और अगर बहस होती है तो आप, और दूसरी बात यह है कि आप जो इशारा कर रहे थे कि भारत में स्पीकर का जो निशाना है अक्सर विपक्ष के नेता की तरफ ही होता है, विपक्ष के सांसदों की तरफ ही होता है। मुझे पिछले कुछ समय से तो याद नहीं है, और ये मैं पिछले कुछ साल की बात नहीं कर रहा, मैं 2-3 दशक की बात कर रहा हूं, कि उसने कि स्पीकर ने किसी सत्तारूढ़ व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को कोई डांटा हो या उसको कोई कुछ याद दिलाया हो नियम का, ये तो भारत में नहीं होता, जो कि मैं समझता हूं होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी दरअसल सत्तारूढ़ दल की है, और विपक्ष की भी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल की मेरे विचार से ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को अपने साथ लेकर चले। और उसके लिए आपको हर चीज जो है, जैसे आप जो कई बार ऐसा करते हैं, जो कुटिलता मैं समझता हूं कि कुछ हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि की जाती है सत्तारूढ़ दल द्वारा, जब शोर होता है संसद में और कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ऐसे समय कुछ बिल पास हो जाते हैं। जैसे सत्तारूढ़ दल जो है तैयारी कर रहा था कि जैसे ही विपक्ष के लोग बाहर निकलेंगे हम ये बिल लेके आएंगे और पास करवा लेंगे। तो इससे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ये सीखना चाहिए और विपक्ष को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। और अगर उनको कोई किसी बात में बुराई है तो ऐसा नहीं कि संसद ना चलने दें, आप बात करें और ये कहें कि नहीं, ये बात होगी, जो है बहस होनी चाहिए, और बहस होनी बहुत जरूरी है। और कई बार तो ये होता है कि जो है स्पीकर कह देता है कि नहीं, मैं बहस कराऊंगा, ये सत्तारूढ़ दल भी कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष कहता है लेकिन नहीं, अभी होनी चाहिए, इसी समय होनी चाहिए, जिसके लिए जो है तैयार नहीं है सत्तारूढ़ दल। तो मैं समझता हूं ये कुल मिलाकर बात जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान पर ही आती है। तो जब आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, और आपको देखिए ये मानना होगा कि अधिकांश लोग, मैं समझता हूं कि भारत में मानते हैं कि जो लोग सत्ता में दल में हैं या विपक्ष में हैं, वो सब देश का भला चाहते हैं। अगर वो देश का भला नहीं चाहते तो वो कुछ और कर रहे होते। वो इतना, ये संसद सदस्य का काम कोई आसान काम नहीं है, पहले चुनाव लड़ना और उसके बाद में आपको तैयारी करना। ये बात भी है कि बहुत सारे लोग जो किसी और पेशों से आते हैं, जैसे बॉलीवुड के लोग तो दिखते ही नहीं है संसद में, सिर्फ वो अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, शपथ लेने के बाद पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी बहस में हिस्सा लिया, जैसे जया भादुड़ी हैं, जैसे जावेद अख्तर हैं, इस तरह के लोगों ने काफी इसमें लिया। और जो लोग जीत कर आते हैं लोकसभा में, वो लोग तो काफी लोग मैं समझता हूं कि हिस्सा लेते हैं। जैसे स्मृति ईरानी तो मंत्री बनी हैं और प्रमुख नेता हैं। इस बार वो चुनाव जरूर हार गई हैं, लेकिन वो अच्छी वक्ता हैं और वो भी फिल्म जगत से आई हैं, टेलीविजन जगत से आई हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी को, लेकिन ये हो जाता है ना कि आर पार की लड़ाई आप संसद में कर रहे हैं। अरे भाई, आर पार की लड़ाई आप कीजिए विचारों से। आर पार की लड़ाई आप जो है कुश्ती लड़के तो नहीं कीजिए ना एक दूसरे के पर। बहुत सारे तो केसेस भारत की संसद में पिछले कुछ सालों से ये हैं कि जिसमें आप जो है जूते फेंक रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं, आप घूसा बाजी भी हो जाती है कई बार विधानसभाओं में, तो ये अक्सर होता है। तो ये जो है परंपरा, जब मैं यहाँ ब्रिटेन में की संसद में चल रही कार्रवाई
को देखते-देखते जब भारत का कोई टेलीविज़न चैनल ऑन करता हूँ, वहाँ इस तरह की बहस हो रही होती है, तो मुझे शर्म आती है, माफ़ कीजिए, जी, कि जी, क्यों जी। भारत में ये इस तरह से हो रहा है? क्यों हम लोग जो है इतने काबिल लोग हैं संसद में, इतने अच्छे वक्ता हैं, जो चुनाव सभाओं में बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं, टेलीविज़न स्टूडियोज़ में बोलते हैं, लेकिन वही लोग जो हैं, संसद में क्यों नहीं बोलते? इतने अच्छे भाषण क्यों नहीं संसद में देते? और अपनी बात स वो विचार के तौर पर क्यों नहीं कहते, बजाय इसके कि एक-दूसरे पर सिर्फ आप आरोप ही लगा रहे हैं? शोरगुल हंगामा में जो चीजें करते हैं सब, क्या माइक विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोगों की बंद करने जैसी कोई घटनाएं वहां होती हैं, उनकी जी आवाज नहीं, दबाने के जो आरोप लगते हैं, ऐसा कुछ जी नहीं। दिखलाई पड़ता है? ये जी, बहुत एक आम मैंने हो यहाँ गया है, शिकायत हो गई। कि मैं यहाँ पिछले 42-43 साल से हूँ, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी सांसद को बोलने नहीं दिया गया हो। लेकिन ये भी नहीं हुआ कि माइक छीन के एक सांसद दूसरे पर फेंक रहा हो, एक दूसरे के खिलाफ मुक्केबाज़ी कर रहा हो। अगर ऐसा वो करे तो उसके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप होते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सांसदों में अनियमितताएँ नहीं होती। कुछ साल पहले यहाँ एक एमपीज़ का स्कैंडल था जिसमें उन्होंने एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि आप भारत में जैसे आप क्लेम करते हैं सरकार से या संसद से के खर्चे से, ऐसे इन्होंने बढ़ा-चढ़ा के क्लेम किए थे। लेकिन आप जानते हैं कि उस समय जो है टोरी पार्टी की सरकार थी, और टोरी पार्टी का जो यानी कंज़र्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और कंज़र्वेटिव पार्टी को समर्थन देने वाले मीडिया, अखबार, टेलीग्राफ, जिसको टोरीग्राफ मज़ाक में कहते हैं। अच्छा। टेलीग्राफ ने वो एक्सपेंसेस स्कैंडल जो है एक्सपोज़ किया था, जो कि अपनी अपनी ही पार्टी के, यानी जिस पार्टी के समर्थन को जिसको वो समर्थन करते हैं, उसके सांसद उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेबर पार्टी और बाकी पार्टियों के भी थे। और उसके बाद में आप देखिए बहुत सारे उन सांसदों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। वो कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाए, वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये होता है संसदीय प्रणाली में। वो संसद में वो बहस हुई थी, और संसद में सांसद वो लोग थे, लेकिन उनका करियर खत्म हो गया था। भारत में नहीं है कि जहाँ पर हम जो है बलात्कार और हत्या के आरोपी भी संसद में बैठे हैं। सब सब सो आपने जो हम बात करते हैं विपक्ष की आवाज, प्रतिपक्ष की आवाज, लेकिन हमने ये भी जो अध्ययन किया है या वहां के बारे में पढ़ा है, सुना है, उसमें आता है वहां बैक बेंचर्स व्यवस्था भी है कि आप सत्ता के हिस्सा हैं और आप कहीं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। कोई अगर कानून बन रहा है, नियम हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ तो भारत में उस हंगामे के बीच बहुत महत्वपूर्ण बिल्स पास हो जाते हैं, लेकिन वहां एक बैंक बेंचेस जो व्यवस्था है, उस पर जरूर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। देखिए, बैक बेंचर तो साधारण सदस्य है। कोई बैक बेंचर का कोई और मतलब नहीं है। जब सर। आप जब आप सरकार में नहीं हैं, जब आप सरकार में नहीं हैं, कोई आपके पास में कोई किसी तरह का मंत्री पद नहीं है, बड़ा या छोटा, तो आप बैक बेंचर हो जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री भी होते हैं। और इसी तरह से विपक्ष में दरअसल एक फ्रंट टीम होती है, जिसको एक शैडो कैबिनेट कहते हैं। वो एक सर। तरह से ये होता है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस तरह से अपनी बात रखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक तरह का शैडो प्राइम मिनिस्टर है, शैडो होम मिनिस्टर यानी छद्म जो है वो गृह मंत्री है जब उनकी सरकार आएगी। जब जैसे इस समय यहाँ ब्रिटेन में चुनाव चल रहा और अगले हफ्ते क्या जो है पिछले अगले थर्सडे को, गुरुवार को चुनाव है। और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लेबर पार्टी की सरकार इस बार बन के आएगी और सत्तारूढ़ पार्टी उसकी होगी, और लेबर पार्टी जीतेगी और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगी। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो इस समय जो उनके जो फ्रंट बेंच है सर। लेबर पार्टी की, शैडो कैबिनेट जिसको हम यहाँ कहते हैं, वही सर। लोग आम तौर पर मंत्री बनाए जाएंगे। कुछ उसमें ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है तो वो कुछ चेंजेस कर सकता है, लेकिन आम तौर पर ये होता है कि जो इतने समय से उस विभाग पर काम कर रहा है, उसने उतना एक्सपीरियंस लिया है, तो वो फिर जो है उस विभाग का फिर मंत्री बन जाता है, अगर उसकी सरकार सत्ता में आती है तो। नहीं, इसमें मेरा सवाल ये भी सर, शायद मैं उसको ठीक से नहीं एक्सप्रेस कर पाया कि जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं
वो खुले मतलब खुलकर उसका विपक्ष सत्ता से जुड़े होने का वो विरोध दर्ज कर सकते हैं यदि कहीं वो नाइत्तफाकी रखते हैं किसी किसी कानून नियम या कोई और भी कोई ऐसा बिजनेस है हाउस में, वो जी, व्यवस्था जी, सर क्या है? जी, अभी तो यहाँ तो सत्तारूढ़ दल में होना यानी आप बिल्कुल खामोश हैं, आपको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं हम बिल्कुल वही चल रहा है। पहले हुआ करता था जो आप कई सारे उदाहरण दिए कि मुखरता से अपनी बात रखने की अधिकार था, अब तो यहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन वहां क्या स्थिति है सर? देखिए, यहाँ जैसा मैंने कहा कि यहाँ कोई जो है संविधान तो है नहीं, यहाँ तो सर परंपरा से चलता है, कन्वेंशन से चलता है। और सर कन्वेंशन यही है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ ना केवल बोल सकते हैं बल्कि वोट भी दे सकते हैं। सर तो कई बार तो ये होता है कि व्हिप जब जारी होती है तो आपको ये अपनी सरकार के पक्ष में वोट देना होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी बात जो है ये कहते हैं कि नहीं, ये व्हिप ज़रूर जारी हुआ है लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हमें इससे ऐतराज़ है, और अपनी सरकार के खिलाफ वोट देते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सरकार को बचाने के लिए विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है। और आप जो विश्वास नहीं करेंगे भारत में लोग कि विपक्ष के लोग जो है सरकार को गिराते नहीं है, जबकि जी उनके जी पास मौका है सरकार गिराने का। सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं सर कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी में आज भी अगर आप वो मतदान करेंगे तो अधिकांश लोग मृत्यु दंड के पक्ष में दिखेंगे, जबकि सर यहाँ मृत्यु दंड बहुत समय पहले खत्म कर दिया गया था। हालांकि वो अभी भी कागज पर है लेकिन उसका आमतौर पर उम्र कैद ही होती है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई उसको आप मर्डर के लिए, रेप के लिए, इस तरह के जो सख्त अपराध हैं उन उन पर आप ये मृत्यु दंड जारी कीजिए। जो मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो सिर्फ आप देशद्रोह, बहुत ही गंभीर, ऐसा नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप फिर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया और आप देशद्रोही हो गए और आपको निकाल दिया और इस आपको कन्विक्ट कर दिया। और भारत में तो जो है देशद्रोह और राजद्रोह के आरोप पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से लग जाते हैं। ऐसा ब्रिटेन में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई टोरी पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का कोई सदस्य ये बिल लाता है, प्राइवेट बिल, कि भाई हमें मृत्यु दंड वापस लेना है, तो ऐसा कई बार हुआ है कि उसका वो जो है टोरी पार्टी के साथ साथ लेबर पार्टी के भी लोगों ने उसके पक्ष में वोट, यानी विपक्ष में उसमें वोट डाला, वो हार गए। और हाल ही के समय में तो ब्रेक्सिट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बिल थे जो कंजर्वेटिव पार्टी के कोई आधे के करीब लोग थे जो अपनी सरकार को, कम से कम 30-40% तो थे ही जो अपनी सरकार को हराना चाहते थे। और अगर विपक्ष उनके साथ मिल जाता तो सरकार बैठ जाती, गिर जाती। लेकिन नहीं, उसमें जो है, क्योंकि वो उनको, विपक्ष को लगा कि नहीं ये जरूरी है और इसमें आपको होना चाहिए, तो आपने ये विपक्ष ने सरकार के उस बिल के पक्ष में मतदान किया। हमारे यहाँ तो संभव ही नहीं है कि कोई सरकारी पक्ष से कोई बिल आए और विपक्ष उसके फेवर में मतदान करे। और मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार के फेवर में भारत में लोगों ने नहीं बोला हो, विपक्ष के लोगों ने नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने 1971 का बांग्लादेश बनने के बाद में कहा था कि इंदिरा तो दुर्गा है। दुर्गा जी जी क्या आप उन्होंने आज उन्हें सोच उन्हें सकते उन्हें हैं? उन्हें उन्हें भेजा भी गया था कि जाइए भारत का आप प्रतिनिधित्व वो करिए, तो वो भी बात एक की छोटे बात सा। है, जी वो तो जी जी बात की जी बात है। जी हाँ, बात की लेकिन जी जी है, जी लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि जो है इस तरह का सम्मान, और अगर आप नहीं करेंगे आप दूसरी पार्टी का सम्मान, और मैं समझता हूँ घूम फिर के बात आती है आपको अपने पर विश्वास नहीं है। और सब ये बात सब मैं दोनों पक्षों पर कहता हूं। आपको सब अपने पर विश्वास नहीं है कि आप की बात सच में क्या सही है, क्या आप अपने जमीर से अगर पूछ रहे हैं, आपका शायद जमीर ही गवाही नहीं दे रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है इसमें। सब तो सब ऐसा मुझे लगता है।
जी, जी, जी। मैं 1-2 सवालों में खत्म करूँगा सर, काफ़ी समय ले रहा हूँ आपका। सर, जो आप वहाँ प्रधानमंत्री जी संसद में जिस तरीके से जवाब का सिलसिला होता है, हम तो हिंदुस्तान में देखते हैं कि बड़ी जो बहुत इश्यू हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे बोलना चाहिए, मौन साधने की बात होती है, सब पे आरोप लगे हैं। पूर्ववर्ती सरकार हो, ये सरकार है, सब पे लगे हैं। वहाँ क्या प्रक्रिया, क्या प्रणाली? वहाँ कहते हैं कि वहाँ तो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी का दिन फिक्स होता है, कि वो उस दिन फ्री फॉर ऑल जैसा कुछ स्थिति है कि वो सवालों के जवाब और जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करना, क्या स्थिति है सर? वो उसके जी, जी। बारे में थोड़ा दर्शकों वो असल में जैसे हमारे यहाँ ज़ीरो आवर है, इसी तरह यस से सर। वो क्वेश्चन आवर, हमारे यहाँ ज़ीरो आवर तो अब लगता है खत्म ही हो गया है। यहाँ जी, पर क्वेश्चन आवर होता है। अच्छा, जिस उस क्वेश्चन आवर में 12 से 1 के बीच में वहाँ पर अ, विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर वो लीडर ऑफ अपोज़िशन ही उसको सवाल पूछता है और प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। और प्रधानमंत्री ही उसमें होता है, लेकिन उसमें बाकी लोग भी जुड़ते हैं। उसमें विपक्ष के लोग भी सवाल पूछते हैं, आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोग सवाल पूछते हैं और बहुत सारे केसेस में जो है एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका विरोध भी करते हैं। तो ये परंपरा है और बहुत अच्छी परंपरा है। एक तो ये रेगुलर वाली बात हो गई। दूसरा ये है कि जब कोई अच्छा, बड़ा मुद्दा होता है तो सर विपक्ष, जैसे परंपरा भारत में भी है, विपक्ष जो है नोटिस देता है कि भाई इस विषय पर आपको बहस होनी चाहिए और उस बहस में अगर जरूरी हुआ तो मतदान होना चाहिए। तो स्पीकर फिर उस प्रस्ताव को लेता है। यानी प्रस्ताव को लेना बहस के लिए, ये भारत की तरह से ब्रिटेन में भी वही है कि स्पीकर की जिम्मेदारी है, स्पीकर का अधिकार है कि वो किस किस मेंबर के प्रस्ताव को पहले लेता है या बाद में लेता है। लेकिन उसको अगर वो नोटिस मिला है तो उसको नोटिस तो उसको लेना होगा, उसको उसका सदन के सामने रखना होगा और सदन में अगर विपक्ष की तरफ से है तो फिर सदन उस पर यानी सदन के नेता प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, और या कोई और मुद्दा है जिसपे कोई, जैसे विदेश से रिलेटेड है या इंटरनल मामले मामले हैं जो उससे रिलेटेड है, तो उस पर वो जो लोग होते हैं, दूसरे मंत्री वगैरह होते हैं। लेकिन आम तौर पर ये बड़े मुद्दों के लिए ही इस तरह से स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अच्छा, प्रधानमंत्री स्वयं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब अ, इराक में जब ब्रिटेन ने अपनी सेना भेजी थी अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं है कि टोनी ब्लेयर ने अपनी मर्जी से भेज दी हो। जैसा कि भारत में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि संसद में आप स्वीकृति लेने के बाद ये करें। टोनी ब्लेयर ने पार्लियामेंट से स्वीकृति ली और उसके बाद में सेना को भेजा। हालांकि उनके इस प्रस्ताव का बहुत जो है विरोध हुआ और काफी उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। अच्छा, और आज तक टोनी ब्लेयर को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री माना जाता है, जिन्होंने लेबर पार्टी, जो कहीं जीतने की स्थिति में नहीं थी, उनको एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां वो ना केवल जीत सकती थी बल्कि 3 चुनाव उसने साथ साथ जीते और उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन उन्होंने जो इराक में जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो जॉर्ज बुश का समर्थन किया था, उनके खिलाफ उन्हें आज भी बोला, उनके उनकी आलोचना आज भी होती है। इसके इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लेबर पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में पाकिस्तानी मूल के लोग बहुत हैं, तो कश्मीर पर वो अक्सर वो लाते हैं, बिल लाते रहते हैं प्राइवेट मेंबर। तो वो उस पर जो है दोनों पार्टियां मैंने देखा है जो है अपने 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 क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए वो उस पर भाषण देते हैं, बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव जो है वहाँ स्वीकृत नहीं हुआ है। इसी तरह से और भी, जैसे जो किसानों आंदोलन था उस समय भी जो है यहाँ उठा था वो मामला। और ब्रिटेन में जो है बहुत सारे असल में विदेशी मामले बहुत उठते हैं जो भारत की संसद में बहुत कम उठते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है थोड़ी सी
चौंकाने वाली बात है कि ब्रिटेन अब दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। वो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था वो सब। जो है जो G20 का सदस्य है और उसको G7 देशों में आमतौर पर बुलाया जाता है। तो वो जो दुनिया के जो बड़े सवाल हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीनियन वाला सवाल है या यूक्रेन वाला सवाल है, उस पर भारत की संसद में बहस क्यों नहीं होती है? इक्का दुक्का कोई आदमी सवाल उठा लेता है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? जैसे आपने जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था, तो मैं समझता हूं कि वो इतना बड़ा एक इजराइल पर जो है इतना बड़ा हमला 1967 के बाद से नहीं हुआ था, और उसकी भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे उसकी आलोचना की थी। तो हमें ये लगता था कि ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर जो है भारत की संसद में चर्चा होगी, क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भी भारत की सहानुभूति हमेशा से रही है। तो इस पर बहस होगी, लेकिन कोई बहस नहीं। और उसके बाद जो है आपने बहुत सारे केसेस में जो पहले होता था, जैसे यूनाइटेड नेशंस में आपने जो है अलग तरह से मतदान किया, सिर्फ फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं किया आपने, जो है इजराइल के पक्ष में भी नहीं किया, लेकिन आपने जो है अपना स्टे वो रखा, आपने किस जो है स्टे किया आपने उसमें। तो ये जो है ये बड़ा मुद्दा था, क्योंकि भारत की थोड़ी सी मैं समझता हूं कि राजनीति कूटनीति थोड़ी सी बदल रही थी। इस पर बहस होनी चाहिए थी, नहीं, इस पर बहस नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पर तो फिर भी हो जाती है, चीन पर भी जो है बहस नहीं हुई इतना बड़ा। मैं समझता हूं कि जो गालवन वाला जो मामला था उस पे प्रधानमंत्री ने तो जो है एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर बहुत से लोग आज भी असहमत हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना हमारी जमीन गई है। तो ये इस पर जो है मैं समझता हूं कि ठीक से बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां विपक्ष के जो दिन की बात मैंने की, वहां फिक्स है कि हर सत्र में उनके लिए समय होता है, क्या एजेंडा उनका अपना होता है, किस तरीके की व्यवस्था वहां है सर? जैसे मैंने ये सवाल इसलिए भी था कि जो मैंने राहुल गांधी का जो शायद जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था, वो कुछ ऐसा ही था कि एक दिन विपक्ष का होगा और एजेंडा वो सेट करेगा। वहां क्या नहीं, व्यवस्था है सर? नहीं, ऐसा ऐसा तो मैंने नहीं देखा। असल में ये यस। क्वेश्चन आवर ये ही होता है। क्वेश्चन आवर यस। दरअसल विपक्ष उनको घेरता है, विपक्ष उन सवाल पूछता है और प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। तो ये क्वेश्चन आवर जो है ये यही होता है जो हर संसद में होता है, और उसके जी। कुछ दिन फिक्स होते हैं। वो बात सही है। वो जी। मैं समझता हूँ उनका इशारा शायद उसी तरफ था, लेकिन वो जीरो आवर अगर आप जो नेहरू जी के जमाने में तो बहुत अच्छी तरह जी। से चलता था। जी। जी। हमारे और मध्य प्रदेश में हुआ था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सीएम अवार्ड शुरू किया गया था। यहाँ जब दिग्विजय जी, सिंह सत्ता में होते थे 1993 टू 2003 का वो हम दौर, जी। सीएम अवार्ड स्पेशली वो सबका जवाब, जैसे आप शायद वो ब्रिटिश जो संसदीय व्यवस्था उसी का कोई हिस्सा या उससे उठाया नहीं, हुआ वो कुछ होगा, क्वेश्चन ऐसा मैं आवर सोच। है यहाँ पर, वहाँ जी। जीरो आवर है। भारत में जी। जीरो जी। आवर जी। का जी। कोई अब उसको लोग भूल गए हैं। मैं समझता हूँ कि उसको स्पीकर को रिवाइव करना चाहिए। और उस दिन जो है, देखिए उस जीरो आवर पर ये बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और जो है जवाब दे सर विपक्ष के जीरो जीरो ओवर सवालों। तो सर यहाँ होता है, जीरो ओवर तो यहाँ है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जैसी जो आप जो परिकल्पना या जो वहां हो रहा है उस तरीके देखिए का दृश्य ओरिजिनली यहाँ तो तो। वही था, जी हाँ। ओरिजिनली तो जी। वही था, जी। लेकिन उसको जी। धीरे धीरे इसकी हाँ, उसको धीरे। परंपरा को जी, बहुत जी, कमजोर समेट किया लिया गया। गया है। जी। जी। कमजोर जी। किया गया, जी। और प्रधानमंत्री तो कई बार हफ्तों हफ्तों तक संसद में नहीं आते हैं। जी हाँ। अ, जी हाँ। जी हाँ। लेकिन ये बात मैं आपको ये बात दरअसल जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये यस सर। अगर विपक्ष को अपन इस चीज को सुधारना है, संसद में सुधार लाना है, तो उनको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। जहां बिल्कुल। उनकी सरकारें हैं वहां पर उन्हें ये रिफॉर्म्स लाने होंगे, ये सुधार लाने होंगे। वहां पर भी तो यही होता है ना। वहां भी कौन सा विपक्ष को बोलने दिया जाता है? वहां भी तो छीना झपटी होती है, वहां भी तो माइक छीने जाते हैं, वहां भी तो जी। लोग जो है स्पीकर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो जो आप यहां कर रहे हैं वो वहां कर रहे हैं। तो जी। 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 आपको दरअसल अपने को दिखाना होगा कि नहीं,
अलग है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी एक समय जब सत्ता में नहीं थी, कहा करती थी कि हम दूसरों से अलग हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हुँ, पार्टी विद द लेकिन डिफरेंस। पार्टी विद अ डिफरेंस, लेकिन वो जी, कहाँ गई पार्टी विद अ डिफरेंस? जी, वो जी, वही वही बातें जो कांग्रेस पार्टी करती आई थी, वही कांग्रेस के ज़माने में सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, आपको याद होगा। इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल, इसी बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह से ये जो है इनको जो है इसी तरह के नाम दिए जा रहे हैं कि आप जी हाँ, जो है वॉशिंग मशीन बन गई है, जी, जी, जैसा कि जी, सत्ता जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाएँगे तो आपके सारे गुनाह साफ़ है, माफ़ है। जी, तो इस तरह की जी, बात जो है हम ब्रिटेन में नहीं सोच सकते हैं। तो सर, अगर आपको ये करना है तो आपको बाकी जगह अब जैसे पुलिस रिफ़ॉर्म्स की बात है। जी, जी, ये जी, जी, ये ये इतनी पुरानी माँग है और भारत में तो ये बाकायदा इस पर समिति, कमीशन बना और जो उसके जो उसको पुलिस को फ्री करने के लिए सत्तारूढ़ या विपक्ष के यानी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री करने के लिए उसको उसमें सुधार की बात हुई थी उस पर। लेकिन वो जो संशोधना जो हुई थी वो कभी किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किए और कांग्रेस पार्टी के समय में हुई थी वो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। तो आज भी अगर चाहता है विपक्ष कि ये सीबीआई और बाकी और पुलिस जो है ये सिर्फ सत्तारूढ़ दल की ही तरह से काम ना करे, तो अपने अपने राज्यों में वो पुलिस सुधार करें। अपने जी, राज्यों में पुलिस को वो निष्पक्ष कर दें, ताकि जी, जी, उसका एक उदाहरण पेश हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, अब ये जी, अगर ये बीजेपी के लोगों ने जो उदाहरण पेश किए हैं, वो सिर्फ उन जगह पर किया है, जो उनके पुराने एजेंडा हैं। वो कोई जी, पार्टी जी, ऑफ डिफरेंस जैसा नहीं दिखता है। सर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैं अंतिम प्रश्न वैसे आपने बोल दिया लेकिन मेरा वो एक सवाल मैंने सोचा हुआ था क्योंकि आप हिंदुस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, आप भले ही आप प्रवासी भारतीय हैं, लेकिन आपका एक जो हमारा कहते हैं ना घुटना तो पेट की तरफ ही मुड़ता है, तो हम जो भारतीय संसदीय व्यवस्था का स्वर्णिम दौर लौटे, इसको लेकर एक दो छोटे-छोटे टिप्पणी आप जो कर सकते हो बहुत कि ये करिएगा तो ऐसा होगा क्योंकि आपके पास में दीर्घ अनुभव है, आपका 42 वर्षों का एक बीबीसी से जुड़ाव और दुनिया में आपने निष्पक्षता को लेकर जो बातें और जिस एजेंसी से जुड़े हैं वो भी इसी के लिए कहीं ख्यात है। तो उस सब के नाते आपकी टिप्पणी अंतिम क्या होगी सर? देखिए मेरे विचार से जो बात मैंने पहले कही कि आपको अगर स्पीकर निष्पक्ष चाहिए, तो आपको दोनों पक्षों को एक-दूसरे का सम्मान करना होगा। उनको आप तभी आप निष्पक्ष देख सकते हैं जब आप अपनी बात कहें और ये बात दोनों पर लागू होती है। अगर आप पिछले दौर में जाएँ, पिछले द कुछ दशक पहले जाएँ, तो भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है, कुछ उदाहरण थे जैसे राजनारायण जी काफ़ी हल्ला करते थे संसद में। वो स्पीकर के पास चले जाते थे और वो भी कागज़-वागज़ फेंक देते थे और एक तो कोई उनका किस्सा था कि जिसमें उन्होंने वो किसी के सिर पर चढ़ गए थे, कंधे पर चढ़ गए थे। सर, वो टेबल पर चढ़ गए थे। तो ये इक्के-दुक्के उदाहरण थे जो आज ज़्यादा हो गए हैं। तो सर, अब जो है जो प्रणाली थी अब जैसे मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाऊँगा कि उनके दादा जैसा कि मैंने पहले कहा, जी सर, फिरोज़ गांधी वो अपनी सरकार को घेरते थे। अगर उनको अपनी पार्टी में कोई कमी दिखती है तो वो उसके खिलाफ भी चाहे वो संसद में ना बोले क्योंकि उनका पार्टी का मामला है, लेकिन बाहर उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। और इसी तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, अब तो एनडीए की सरकार है, हालाँकि पहले भी थी लेकिन अब एनडीए के जी, 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 की जी, बहुमत वाली सरकार है। सर, तो सर, आपको अपने लोगों को बोलने का हक देना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो डिसेंट है, वो तो खत्म हो गया है। राइट ऑफ डिसेंट जो है, वो संसद में और संसद के बाहर बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट ऑफ डिसेंट यानी असहमत होना आपका अधिकार है, सर, लेकिन ऐसा लगता है असहमत होना अपराध हो गया है। जी, 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 यानी बिल्कुल, चाहे वो विपक्ष हो या
आप देखिए सत्ता कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने अपने पार्टी में सुधार की मांग की थी, एक ग्रुप ऑफ 23 बना था। जी, जी। उन्होंने कुछ अच्छे जो है सुझाव दिए थे, लेकिन उनको धीरे-धीरे करके निकाल दिया गया। कुछ ने यस, अपने आप छोड़ दिया, कुछ को निकाल दिया गया और फिर वो येस मैन, ज़्यादातर येस मैन और येस वुमन उसमें आ गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहूँगा कि सर। जो मेजॉरिटी पार्टी है या मेजॉरिटी जो रिलीजन है, उसकी मैं समझता हूँ थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। जैसे यहाँ पर ब्रिटेन में हिंदू जो आबादी है, अ, वो तो कोई मैं समझता हूँ कि कोई 1% के करीब है। या भारतीय मैं धर्म की बात ना करूँ, मैं भारतीय आबादी की बात करूँ, कोई दो 2% से भी कम यहाँ पर भारतीय मूल के हैं। लेकिन यहाँ पर 15 सांसद भारतीय मूल के हैं। सर। भारत में और यहाँ पर मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन जितनी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, करीब-करीब उतने यहाँ पर मुस्लिम सांसद इस समय होंगे। सर। भारत में जो है कोई 14-15% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन 5% से भी कम मुस्लिम सांसद हैं। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केरल से एक किसी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया था। बहुत ही वो पुराने वाइस चांसलर थे वो एक यूनिवर्सिटी के और बहुत ही पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसी जगह से टिकट देते, जहाँ से वो जीत सकते थे, तो उनकी वाहवाही होती। मैं नहीं समझता कि उसमें उनका एजेंडा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता। तो ये बात जो है बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपनी तरफ से थोड़ा-सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप जो हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ भी ध्यान दें। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जैसा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माइनॉरिटीज़ पे पहला हक मुसलमानों का, हालाँकि उसको फिर उन्होंने तो अ, जी, जी। स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने वो बात तो कही थी, जिसको सर। लेकर मोदी जी ने इस चुनाव में उसको काफ़ी उछाला। तो मैं नहीं जी, समझता कि इस तरह की बात भी कहनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको जो है हर पक्ष का सम्मान करना होगा और ये तभी होगा जब आप थोड़ा-सा अपने स्वार्थ से ऊपर उठेंगे और आप देश के स्वार्थ को अपने स्वार्थ से ज़्यादा महत्व देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सब बहुत ही शानदार, एक बेहतरीन बातचीत। आपने बहुत तफ़सील से, चाहे वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो हम तुलना करना चाह रहे थे, हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत बेहतर तरीके से उसको समझाया। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, हमें आपने समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर कभी आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर आपको तकलीफ पुनः देंगे। आभार सर, जी, बहुत-बहुत आभार। जी ज़रूर, धन्यवाद। ये थे नरेश सर, जो लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम जो दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, जिसको कहीं ना कहीं भारत ने उससे कहीं कुछ चीजें ली हैं, तो उसमें और हिंदुस्तान में जो फर्क है और आज जो बातें हो रही हैं, और सर ने यह स्पष्ट किया कि विश्वास करना होगा, बात विश्वास से बनेगी और साथ साथ दिल भी बड़ा करना होगा, तभी जाकर जो एक हिंदुस्तान का स्वर्णिम दौर था संसदीय व्यवस्था में, वो लौट कर आएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि कृपा पूर्वक हमारे इस जो चर्चा हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।